नोएडा में शराब पर बैन, यूपी पुलिस ने की किलेबंदी। चुनाव को लेकर योगी सरकार सख्त, गाजियाबाद और मेरठ भी सूची में शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां धुआंधार प्रचार कर रही हैं, जिसकी वजह से सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। जहां बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए जोर लगा रही है, तो वहीं विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी कीमत पर हराने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। इस बीच बुधवार की शाम को दूसरे चरण का प्रचार थम जाएगा और 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार थमने के साथ ही नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ सहित सभी 8 जिलों में 48 घंटे के लिए शराब पर पाबंदी लगा दी जाएगी। बता दें कि इस चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, अमरोहा, बागपत, अलीगढ़, मथुरा और बुलंदशहर शामिल हैं। वोटिंग को देखते हुए इन जिलों की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बैरिगेटिंग लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। दूसरे जिले से शराब ले जाने वालों की खैर नहीं होगी। पुलिस लगातार उन पर नजर बनाई हुई है। राजनाथ, अखिलेश, मायावती ने झोंकी ताकत। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए मंगलवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने नोएडा जिले में पार्टी उम्मीदवार महेश शर्मा के लिए प्रचार किया। उन्होंने एक जनसभा की और कहा कि अब राज्य अपनी कानून व्यवस्था, विकास, निवेश और सुशासन के लिए जानी जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में पार्टी उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए रोड शो किया। उन्होंने दिन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा और बागपत जिलों में रैलियों को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अलीगढ़ से सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार विजेंद्र सिंह और हाथरस से जसवीर वाल्मीकि के लिए अलीगढ़ जिले में रैली की। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भी पार्टी प्रत्याशी देवव्रत त्यागी के समर्थन में मेरठ जिले में एक रैली को संबोधित किया। वहीं वोटिंग के आखिरी दिन राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर संभव कोशिश में लगे हैं। यूपी के अलावा इन राज्यों में होगी वोटिंग। दूसरे चरण का चुनाव यूपी के अलावा असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर सहित 13 राज्यों की 89 सीटों पर होगी। पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई थी। 10 राज्यों को पूरी तरह से कवर किया गया था, जबकि 11 राज्यों की कुछ सीटों पर मतदान हुआ था। लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। 62.37% मतदान के साथ इस बार जनता का उत्साह कुछ कम दिखाई दिया। कई ऐसी सीटें सामने आई जहां पर पिछले चुनाव के मुकाबले कम वोटिंग देखी गई। अब दावे अपनी जगह हैं, पार्टियों को जीत के लिए आश्वस्त रहना भी जग जाहिर है। लेकिन अगर पिछले चुनावों की वोटिंग प्रतिशत को समझने की कोशिश की जाए तो कौन पार्टी आगे है, इसकी एक झलक जरूर मिल सकती है। कम वोटिंग प्रतिशत के क्या है मायने? देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश केंद्र की सत्ता भी तय करता है। पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग हुई। वहां भी 6 सीटें हाई प्रोफाइल मानी जा सकती हैं। उन सीटों पर बड़े चेहरों के बीच में लड़ाई थी। कैराना में इस बार बीजेपी की तरफ से प्रदीप चौधरी ताल ठोक रहे हैं। सपा की इकरा हसन खड़ी हैं और बसपा के श्रीकांत राणा भी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार के चुनाव में कैराना में कम वोटिंग देखने को मिली। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार यहां पर वोटिंग प्रतिशत 61.17% रही। कैराना का वोट प्रतिशत क्या कहता है? कैराना सीट का ट्रेंड बताता है कि जब 2014 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत में एक बड़ा उछाल देखने को मिला था, वो परिवर्तन का वोट माना गया। उस चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की। इसे ऐसे समझिए कि 2009 में कैराना में 56.59% वोटिंग हुई थी। तब बसपा ने वहां से जीत दर्ज की थी। लेकिन 2014 के चुनाव में आंकड़ा 73.08 चला गया, यानी कि 17% के करीब वोटिंग में इजाफा देखने को मिला। उस बड़े उछाल ने ही कैराना की सीट बीजेपी की झोली में डाल दी। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में कैराना में वोटिंग प्रतिशत में थोड़ा सा गिरावट आया। आंकड़ा 67.41 दर्ज किया गया, यानी कि तब 6% के करीब मतदान कम हुआ था। अब क्योंकि उस चुनाव में वोट प्रतिशत में गिरावट 2014 जैसी नहीं थी, ऐसे में कैराना की सीट बीजेपी के खाते में ही रही और वहां कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। इस बार कैराना में 61.17% मतदान हुआ है, यानी कि पिछली बार के मुकाबले फिर 6% वोटिंग गिर गई है। अगर इस तरह से देखा जाए तो इस बार कैराना सीट पर खेल भी हो सकता है।
जानकार मानते हैं कि जब वोटिंग एक्सट्रीम अंदाज में होती है, नतीजे परिवर्तन वाले देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अगर काफी कम वोटिंग तो भी परिवर्तन के संकेत और काफी ज्यादा तब भी बदलाव के आसार। इसी तरह अगर मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो यहां पर इस बार 59.29% वोटिंग पड़ी है। बीजेपी ने यहां से एक बार फिर संजीव बालियान को उतारा है। सपा ने हरेंद्र मलिक और बसपा ने दारा सिंह प्रजापति को मौका दिया है। समझने वाली बात यह है कि मुजफ्फरनगर में 2019 के चुनाव में 54.44% वोट पड़े थे। वहीं 2014 में मोदी लहर के दौरान वोटिंग प्रतिशत बढ़कर 69.74% हो गई थी। यानी कि एक तरह से 15% का बड़ा और निर्णायक इजाफा देखने को मिला था। वो वोट परिवर्तन के लिए पड़ा था और बीजेपी के संजीव बालियान ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2019 के चुनाव में वोटिंग 68.20% दर्ज हुई, जो 2014 की तुलना में ज्यादा कम नहीं थी। यानी कि ना परिवर्तन की लहर थी और ना ही कोई बड़ी नाराजगी। इसी वजह से तब एक बार फिर बीजेपी के संजीव बालियान ने वहां से जीत दर्ज की थी। अब अगर इस बार के आंकड़ों पर नजर डालें तो मुजफ्फरनगर सीट पर 59.29% वोट पड़े हैं। यानी कि यहां भी 9% के करीब गिरावट देखने को मिल गई है। इस समय ये कम हुई वोटिंग ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चिंता का सबब बन सकता है। जानकार सवाल उठा रहे हैं कि कहीं अति विश्वास की वजह से बीजेपी के वोटर ही कम संख्या में तो बाहर नहीं निकले। अब पुख्ता रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पिछले कुछ चुनावों का ट्रेंड बताता है कि ज्यादा कम वोटिंग होने पर सत्ताधारी दल के लिए मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं। यूपी की ही सहारनपुर सीट की बात करें तो इस बार यहां पर 65.95% मतदान हुआ है। बीजेपी ने इस सीट से फिर राघव लखनपाल को मौका दिया है। वहीं इंडिया गठबंधन ने इमरान मसूद को उतारा है। बसपा की तरफ से माजिद अली खड़े हैं। इस सीट पर 2009 में 63.25% वोट पड़े थे। तब बीजेपी के राघव लखनपाल जीत गए। फिर मोदी लहर के दौरान 11% का उछाल आया, लेकिन नतीजा वही रहा, राघव की जीत हुई। 2019 की बात करें तो 70% मतदान रहा, लेकिन जीत फिर बीजेपी के हाथ ही रही। यानी कि सहारनपुर एक ऐसी सीट रही है जहां पर पिछले 15 सालों से एक ट्रेंड बरकरार रहा है। ज्यादा या कम वोटिंग प्रतिशत यहां फर्क नहीं पड़ने देती। रामपुर सीट क्या कहती है? रामपुर सीट की बात करें तो यहां पर इस बार 54.77% मतदान हुआ है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि पिछली बार की तुलना में 9% कम वोटिंग हुई है। 2014 में जब बीजेपी ने यह सीट सपा से छीनी थी, तब रामपुर में 2009 की तुलना में 7% ज्यादा वोट पड़े थे। यानी कि वोट बढ़ने से बीजेपी को फायदा होता है, लेकिन रामपुर में यह प्रतिशत घट गया है। बीजेपी के लिए एक बड़ा चिंता का सबब यह भी बन सकता है कि वो जहां जहां पर सबसे ज्यादा मजबूत है, वहां पर इस बार जनता में कम उत्साह देखने को मिला है। बिहार में इस बार सिर्फ 47% के करीब मतदान हुआ है, जो पिछली बार 53% था। इसी तरह मध्य प्रदेश में पिछली बार 75% मतदान देखा गया था, जो इस बार घटकर 63% रह गया। अगर राजस्थान पर गौर करें तो वहां तो ऐसा देखा गया कि वोटिंग प्रतिशत घटने से बीजेपी को ज्यादा नुकसान होता है। वोटिंग कम होते ही बदल जाती है सत्ता। वैसे अगर इस वोटिंग प्रतिशत की बड़ी पिक्चर समझने की कोशिश करें तो यहां भी एनडीए खेमे के लिए ज्यादा अच्छी खबर नहीं निकलती। पिछले 12 लोकसभा चुनाव के नतीजों का अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि 5 बार वोट प्रतिशत गिरा था और उसका सीधा फायदा विपक्षी पार्टियों को हुआ और सत्ता केंद्र में बदल गई। इसकी शुरुआत 1980 में हो गई थी, जब वोटिंग के बाद जनता पार्टी हार गई और इंदिरा गांधी ने फिर सरकार बनाई। 1989 में भी वोट प्रतिशत गिरा और कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी। तब वीपी सिंह पीएम बन गए। 1991 में फिर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली और उसका फायदा कांग्रेस को मिला। इंडिया गठबंधन के लिए सबसे शुभ संकेत तो यह है कि 2004 में भी वोटिंग प्रतिशत गिर गया था। तब अटल बिहारी वाजपेयी का साइनिंग इंडिया कैंपेन धरा का धरा रह गया था और कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। अब इस बार 2024 में फिर ज्यादातर बड़े राज्यों में पहले चरण में कम वोटिंग देखने को मिली है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 चुनाव में कुछ खेला होने वाला है। लेकिन बीजेपी की मौजूदा स्थिति देखें तो पार्टी एक मजबूत संगठन के तौर पर उभरी है और मोदी का नेतृत्व तो इसे एक अलग ही मजबूती प्रदान करता है, जो पिछले किसी भी आंकड़े को झूठा साबित करने की ताकत रखता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।